तो आगे बढ़ते हैं 54 से। 54 की तरह ही जैसा मैंने बताया सारे हैं, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस है। 54B क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एग्जाम में आपको सेक्शन का नंबर भी लिखना पड़ेगा, बिना उसके भाई इतने सारे सेक्शन है, आप कौन से सेक्शन में डिडक्शन दे रहे हैं, एग्जाम्शन दे रहे हैं, यही नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो सेक्शन 54B है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस। तो अगर आपके पास कोई जमीन है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपने यूज करी है तो कुछ सिचुएशन में उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और ये तो आपको पता ही है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होता है, इसका मतलब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है। तो असेसी कौन होंगे, असेसी इंडिविजुअल या एचयूएफ होंगे 54 की तरह, इंडिविजुअल या एचयूएफ। और कम अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं होगी। जो पुरानी एसेट है वो क्या होनी चाहिए, ऐसी लैंड होनी चाहिए जिस पर कम से कम 2 साल ट्रांसफर से इमीडिएटली 2 साल पहले तक असेसी या उसके पेरेंट्स ने एग्रीकल्चर के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसे यूज किया है तो इसका मतलब कि वो एलिजिबल असेट है। और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकता है, क्योंकि 2 साल की कंडीशन तो यहां लगा ही दी, ठीक है ना। अब जो पैसा आपने लगाना है, जैसे 54 में आप एक रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदते थे तो आपको एग्जम्पशन मिलती थी। टाइम पीरियड भी था कि 1 साल पहले 2 साल बाद तक अगर मकान खरीदना है, 3 साल बाद तक अगर मकान बनाना है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम है आपके पास 2 साल बाद तक, क्योंकि यहाँ घर वाला हिसाब तो है नहीं ना। 1 साल पहले तक घर खरीदा, वो घर में जाकर रह रहे हो आप, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ केवल बाद वाला पोर्शन 2 साल बाद तक का आपको अलाउड है। आपको और कोई लैंड खरीदना है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अब वो जो लैंड खरीदना है वो रूरल हो अर्बन हो बताया नहीं है, तो यहाँ टैक्स प्लानिंग हो सकती है। कैसे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लीजिए, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फिर उसे भी बेच दीजिए, वो होता ही नहीं कैपिटल एसेट। तो यहां टैक्स प्लानिंग का ऑप्शन है, गुंजाइश है। एग्जाम्पशन जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन कि ये जो लैंड है ये आपका 3 साल तक आपको बेचना नहीं है ना। अगर ये कहते 3 साल तक बेचना नहीं है, अगर आपने बेचा तो जितना एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो हम फंस जाते। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा विड्रॉ होगा, और वो विड्रॉ करने के लिए जब हम नई एसेट पे कैपिटल गेन निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करेंगे, और उसमें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या वो तो कैलकुलेट ही नहीं हो। तो यहाँ कायदे से नहीं कहना चाहिए कि जितना विड्रॉ हुआ प्रोपोर्शनेटली उतना टैक्सेबल हो जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस वेस का चक्कर नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बोला है तो वो बच जाएंगे, तो आप ऐसा करके टैक्स बचा सकते हो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है, आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। जितना पैसा जमा कराएंगे वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में आएगा। सेम वही सारी बात है कि उसको 2 साल, यहाँ पर 2 साल का टाइम पीरियड है, तो 2 साल के अंदर अंदर उस पैसे का इस्तेमाल करना है। केवल एलिजिबल पर मतलब रिक्वायर्ड पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना है, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर जितना पैसा है 2 साल तक यूज नहीं करा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सारी बातें वही। अगर पुराना जो आपका ट्रांसफर हुआ है एग्रीकल्चर लैंड, अगर वो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है गवर्नमेंट से, तो वो अंडर सेक्शन 1037 एग्जेम्प्ट होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर ये सारी कहानी आएगी ही नहीं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 36। मिस्टर एक्स ने एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया 1/10/2002 को 3 लाख रुपए का, और वो तभी से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसको बेचा गया 1 जनवरी 2024 को 50 लाख रुपए में। असेसी ने एक एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में खरीद लिया 10 जनवरी को 10 लाख रुपए में और फिर उसे बेच भी दिया। ये तो समझदार प्राणी है ना, 11 लाख रुपए में। तो हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालना। तो पहली बात तो हम ये करते हैं कि ओरिजिनल कैपिटल गेन देखते हैं। जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/10/2002 से लेकर 1 जनवरी 24 लॉन्ग टर्म में। आप 31 दिसंबर 23 भी लिख सकते हैं, मैंने बार बार ये बात बोली है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने जो बेचा है 50 लाख रुपए में बेचा है, कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख में खरीदा था, इंटू 348 डिवाइड बाय 2023 का इंडेक्स नंबर 105 है क्या? 23 का इंडेक्स नंबर और अमाउंट क्या आ रहा है? 9,94,286, यही आ रहा है। 40,05,714। अब यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप एग्जम्पशन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 54B। अगर आप 54B नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये टैक्सेबल हो गया 30,05,714। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इन्होंने नया लैंड बेच दिया है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड will not be taxable as it is not a capital asset। ठीक है, तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो वो एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। अब ये है कि क्या होगा अगर वो अर्बन एरिया में खरीदा होता नया वाला एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर इफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज इन अर्बन एरिया, है ना, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑन ओल्ड लैंड तो यही आता 30,05,714, वो तो सेम ही आता है ना। और जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड बेचा है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है इनके लिए 10 जनवरी 24 से लेकर 11 फरवरी 24 तक। तो शॉर्ट टर्म होता। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने बेचा 11 लाख में, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B withdrawn because it is transferred within 3 years, तो कॉस्ट हो जाती नील और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है इनके लिए 11 लाख रुपए। अब इससे ज्यादा समझदारी का काम क्या है, क्योंकि एक ही साल में दोनों चीजें हो गई। अगर मान लिया ये अगले साल बेचते हैं तो ऑप्शन नहीं होता, लेकिन क्योंकि सेम ईयर में बेच दिया तो हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या है? इससे अच्छा ऑप्शन है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना टैक्सेबल करें और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना टैक्सेबल करें तो टैक्स ज्यादा पड़े। इससे अच्छा है सेम ईयर की बात है, कोई मजबूरी आई होगी तो बेचा होगा, वरना तो हम बेचते नहीं। और एक ही साल के अंदर अंदर हो गया तो हम इससे अच्छा ये है कि हम एग्जम्पशन ही क्लेम ना करें। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आएगा 40,05,714।
714 रुपए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 1 लाख रुपया, क्योंकि हम 11 लाख में से 10 लाख मान ले पाएंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन ही क्लेम नहीं करी पहले। हम ये कैसे निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 11 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, तो 1 लाख आ जाता, क्योंकि हमने क्लेम ही नहीं करी, ये एग्जाम्पशन हमने क्लेम ही नहीं करी। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना आता है, इस पर टैक्स पड़ता है 20%। तो हमें देखना है कि दोनों में से जो जिस पे कम टैक्स पड़ रहा है हमारे लिए क्या फायदा, वो हम काम कर सकते हैं, क्योंकि विद इन द सेम ईयर हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मिस्टर एक्स हैं, ओनर है एग्रीकल्चर लैंड के, सिटी ऑफ दिल्ली, इसका मतलब अर्बन एरिया में है। 2001-2002 में 1 लाख में खरीदा था, 15 लाख में बेच दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस, एक नया खरीदा वो भी अर्बन खरीदा, एक और खरीदा वो रूरल में खरीदा, और हमें कैपिटल गेन निकालना है। ठीक है। क्या हमने कहीं पर ये कंडीशन देखी है कि नया एग्रीकल्चर लैंड एक से ज्यादा नहीं खरीद सकते? क्या हमने कहीं ऐसा लिखा हुआ पड़ा है? नहीं। इसका मतलब दोनों खरीदने पे, अगर विद इन टाइम लिमिट खरीदा तो दोनों पे ही हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 2024-25, फुल पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये 2001-2 से लेकर 2023-24 तक है हमारे पास। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने जो बेचा है वो 15 लाख में बेचा है। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 30,000, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख इंटू 348 अपॉन 100, तो 3,48,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 11,22,000, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो इन्होंने 6 लाख रुपए का और 5 लाख का दो खरीदे हैं 15 जुलाई को, 31 जुलाई की ड्यू डेट से पहले। तो दोनों ही इन्हें एग्जम्पशन मिल जाएगी, और इनके लिए 22,000 रुपए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है। सेक्शन 54D। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें उतना टाइम नहीं लग रहा है जितना 54B में लगा था, क्योंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट तो वही था, है ना। उसी कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि बेस बन चुका है, इसलिए थोड़ा कम टाइम लगने वाला है। इसलिए मैंने थोड़े एग्जाम्पल भी कम दिए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। 54D में हमें कब एग्जम्पशन मिलेगी? अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का, उस सिचुएशन में। तो एसएससी यहां पर ध्यान रखिए कि सारे के सारे इंडिविजुअल एचओएफ था अभी तक 54B में, लेकिन यहाँ पर सभी एसएससी हैं। 54 में रेजिडेंशियल हाउस था, पुरानी प्रॉपर्टी। 54B में हमारा एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन यहाँ पर असेट, लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड एंड बिल्डिंग है, और जो एसएससी का है और जिस पर 2 साल से हम काम कर रहे थे, मतलब बिजनेस के लिए प्रोडक्शन का काम चल रहा था। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब ही यही है। जैसे 54B में कंडीशन थी कि एग्रीकल्चर लैंड पर 2 साल तक खेती का काम चल रहा हो, ऐसे यहाँ कंडीशन है कि यहाँ 2 साल से इंडस्ट्री का काम चल रहा हो, बंद ना पड़ी हो इंडस्ट्री।
कैपिटल गेन कोई भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। सेक्शन 54 में लिखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, 54B में लिखा था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, 54D में लिखा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट असेसी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग में विद इन ए 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। तो 54B में नया मकान खरीदने के लिए हमारे पास 1 साल पहले 2 साल बाद का टाइम था, मकान बनाने के लिए 3 साल बाद का टाइम था। 54B में 2 साल बाद तक का टाइम था और 54D में 3 साल बाद तक का टाइम है। एग्जम्पशन पहले की तरह एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पर हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, जो भी हमने परचेज या कंस्ट्रक्शन किया है 3 साल तक अपने पास रखना है, अदरवाइज हम लोग जब नई एसेट के लिए कैपिटल गेन निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देंगे जितना भी हमें एग्जम्पशन मिला है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अभी भी अवेलेबल है। एग्जाम्पल नंबर 37, मिस्टर एक्स के पास एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है इंडस्ट्रियल एरिया में और वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, 2007 में खरीदा था और इसको 23 लाख रुपए में खरीदा था। इसकी WDV साल के शुरू में इसकी WDV जो थी 1/4/2014 को 10,38,000 थी और इसको गवर्नमेंट ने 1/1/15 को एक्वायर कर लिया। कंपनसेशन 25 लाख तय हुई, लेकिन कंपनसेशन मिली है इस साल। तो हमने पढ़ा था स्पेशल केसेस में कि जब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो जब हमें कंपनसेशन मिलती है वहां से हमारे पास एक तो टैक्सेबल उसी ईयर में होता है और हमने 54 जो है GIH में भी पढ़ा था कि जब इस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से शुरू होगा जब से कंपनसेशन मिलेगी, ना कि ट्रांसफर होगा। तो एसएससी ने परचेज किया है एक बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए 1/1/24 में 6 लाख में, तो इन्हें एग्जम्पशन मिल जाएगी 54D में। तो सबसे पहली बात तो हमें कैपिटल गेन निकालना है, तो असेसमेंट ईयर 2024-25 में निकालना है, बट ये ट्रांसफर उसी ईयर का है जिस साल हमारा कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है। लेकिन क्योंकि बिल्डिंग है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 भी निकलता है, 45(5) भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 25 लाख रुपए तय हुआ है, लेकिन इसमें से लेस करते हैं हम ओपनिंग WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसफर्ड ईयर। तो उस साल हमारा इसका कैपिटल गेन जो हमारा ओपनिंग WDV है वो है 10,38,000। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अंडर सेक्शन 50। तो कितना आया ये 50 भी है और 45(5) भी इन्वॉल्व है, क्योंकि दोनों ही सेक्शन हमारे पास इन्वॉल्व है। तो ये आ गया हमारे पास 14,62,000 और इसमें से लेस कर देंगे हम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54D और इन्होंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और टैक्सेबल आ जाएगा कैपिटल गेन 8,62,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर एक्स ने एक बिल्डिंग खरीदी है 152,003 को 4 लाख की और ये कंपलसरी एक्वायर हो गई है। कंपनसेशन 18 लाख रुपए तय हुआ है और जून 2024 में कंपनसेशन मिली है मार्च 24 में और इन्होंने एक बिल्डिंग खरीद ली है 6 लाख रुपए की मार्च में ही। हमें कैपिटल गेन बताना है कितना होगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा 153 से लेकर जनवरी 24 तक है, तो लॉन्ग टर्म है।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कंपनसेशन है 18 लाख लेस यहाँ पर मिस्टर एक्स है, बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर कोई हमें बता नहीं रखा है कि WDV वगैरह क्या है, तो मजबूरी है हमें नॉर्मल तरीके से ही कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं, है ना। वैसे तो इसे लैंड कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि लैंड के लिए डेप्रिसिएशन लगता नहीं है ना। तो अगर हम इसे लैंड बोल दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे एग्जाम में ये सिचुएशन है कि हमें कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WDV नहीं दी, तो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने 4 लाख में खरीदा था, इंटू 348 डिवाइड बाय 2003-4 का इंडेक्स नंबर 109, तो ये आ गया 12,77,064 रुपीज। और हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 5,09,36, लेस करेंगे एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54D, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट ₹6 लाख, subject to maximum of long term capital gain which is 5,22,936। तो हमारे पास टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 54EC की। थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आसान है और ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक क्या हो रहा था, जो असेट ट्रांसफर कर रहे थे वही असेट खरीद रहे थे। 54 में रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे थे। 54B में भी सेम सिचुएशन थी, एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे थे। और 54D में भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर होने के बाद वही सेम परचेज कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि आप न्यू असेट हमारे बॉन्ड खरीदिए, हम आपको छोड़ दें। तो 54EC एग्जम्पशन है इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। असेसी कोई भी हो सकता है। असेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ विच शुड बी लॉन्ग टर्म। This will include any type of land, building, industrial, farm house, etc. etc. कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का लैंड और बिल्डिंग। बट कुछ साल पहले ये तो ऑल असेट पे मिलता था, अब ये लैंड एंड बिल्डिंग है किसी भी तरीके की। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको खरीदना है, बॉन्ड खरीदने हैं, तो बॉन्ड खरीदने के लिए तो आपके पास बहुत सारा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ट्रांसफर किया है, आपके पास पैसे आ चुके हैं, तो आप बॉन्ड खरीद लीजिए। तो बॉन्ड खरीदने के लिए आपके पास केवल 6 महीने का टाइम मिलेगा आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो बॉन्ड कौन कौन से आप खरीद सकते हैं, है ना। ये 5 साल के लिए होते हैं कम से कम। और ये बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ने NHAI के बॉन्ड बोल देते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्हें RECL बोल देते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFCL बोल देते हैं इसको। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRFCL बोल देते हैं इसको। तो ये 4 टाइप के बॉन्ड हैं, इनमें 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न 6 महीने के अंदर नहीं है, पहले मतलब आपने मान लिया ईयर एंड में आपने मार्च में कोई ट्रांसफर किया, तो आपके पास अगर इंडिविजुअल है तो आपको पास 3-4 महीने ही मिलेंगे, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न तक तो आपको इन्वेस्ट करना ही है। लेकिन अगर साल के शुरू में ही अप्रैल मई में कर दिया तो भी आपको 6 महीने ही मिलेंगे, फिर डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और रिटर्न तक नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर वो 2 साल 3 साल वाला टाइम नहीं है, यहाँ 6 महीने और
ITR फाइलिंग डेट जो भी पहले हो जाए वहां तक का आपके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, और एक बात कि आप 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट लेकिन एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी 50 लाख से ज्यादा। आप तो जितना मर्जी इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 50 लाख। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन वैसे तो ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकते 5 साल से पहले, क्योंकि लॉक इन पीरियड है। लेकिन आपने इन्हें कहीं गिरवी रख के लोन ले लिया तो वो भी माना जाएगा कि आपने इन्हें ट्रांसफर कर दिया, और वो जो कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ ये नहीं लिखा कि आप जब बेचेंगे ये होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करेंगे, वो सब नहीं बोला। तो ऐसी बातें पहले भी बोलनी चाहिए थी। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ केवल 6 महीने का टाइम है, और 54H में यही बोल रखा है कि अगर कंपलसरी एक्विजिशन होगा तो जब से आपको पैसा मिलेगा वहां से टाइम पीरियड शुरू होगा। एग्जाम्पल नंबर 38, मिस्टर एक्स ने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है 25 लाख में, 98-99 में खरीदा था 2 लाख का, और ओपनिंग 1 अप्रैल 2001 को इसकी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख थी। इन्होंने NHI के बॉन्ड में 10 अगस्त को इन्वेस्ट किया है। अब आपको कायदे से, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है रिटर्न, तो इन्होंने क्या करा है, या तो ये करा जा सकता है कि आप पहले रिटर्न फाइल कर दें फिर रिवाइज करें और उसमें करें, मतलब 6 महीने का टाइम है तो टेक्निकली कायदे से 6 महीने तक आपको कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा डेट रिटर्न की फाइल करने की है 31 जुलाई, लेकिन इन्होंने 10 अगस्त को करा है। क्या हमारी सेल डेट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो हम एग्जाम्पशन दे देंगे। अब वो ये कर सकते हैं कि भैया पहले या तो रिटर्न ही लेट फाइल करें, या फिर पहले रिटर्न फाइल करके रिवाइज कर लें। ऐसा अच्छा, अभी आपने ITR वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, एक सेक्शन 139(1) है जिसमें लिखा है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है ड्यू डेट के अंदर अंदर। अगर आपने रिटर्न फाइल ड्यू डेट के अंदर अंदर नहीं करी तो आपका जो लॉसेस है उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एक होता है रिवाइज रिटर्न, अगर आपने रिटर्न फाइल करने के बाद में एक और रिवाइज रिटर्न फाइल करी तो जो पुरानी रिटर्न है उसको डिलीट मार दिया जाएगा, फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, और जो नई रिटर्न है वही मानी जाएगी कि वही रिटर्न पहले फाइल करी थी, तो आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं। तो 6 महीने का टाइम है, तो हम चलो एग्जाम्पशन दे रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर रिटर्न फाइल करनी है तो तब तक ही वो कर लेगा। भाई रिटर्न फाइल करने के बाद फिर दिक्कतें आएंगी ना, उसमें लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पेनल्टी और ये सब कुछ के झंझट में ना पड़े। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर 2024-25, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने 25 लाख में बेचा है मकान, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,50,000 ले लेंगे क्योंकि ये इनकी वैल्यू ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये क्या 8,70,000 आ रहा है, तो कैपिटल गेन हो गया 16,30,000। इसमें से लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC, और ये 50 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, और इन्होंने 12.5 लाख इन्वेस्ट करा है विच इज लेस देन द एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो पूरा ही मिल जाएगा एग्जम्पशन, और 3,80,000 टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इनके लिए। ठीक है, एज्यूम इन द प्रीवियस एग्जांपल की न्यू हाउस भी इन्होंने खरीदा है 15 जुलाई को, और बॉन्ड भी खरीदे हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप 54 में एजम्पशन ले रहे हैं तो 54 EC में नहीं मिलेगी, ऐसा तो लिखा नहीं है।
54 की एग्जम्पशन के लिए इन्हें रेजिडेंशियल हाउस खरीदना था, इन्होंने खरीद लिया। 54 EC के लिए NHAI के बॉन्ड खरीदने थे, वो भी खरीद लिए इन्होंने। तो दोनों ही एग्जम्पशन इनको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था इनको, पिछला क्वेश्चन ही है सेम, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 16,30,000 आएगा ही आएगा। इसमें से जो लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 करेंगे, इन्होंने नया मकान खरीदा 12 लाख रुपए का, तो 12 लाख रुपए की पूरी छूट मिल जाएगी ना। तो कितना बचेगा? 4,30,000 और लेस कर देंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4,30,000, तो नील हो जाएगा। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप कि 5 लाख रुपए पूरा EC पर ले लें और बाकी का हाउस पर ले लें, जैसा कि यहाँ सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो दोनों ही ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये 54 EC भी आपको समझ में आया कैसे काम करता है। 54F इस पर आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसमें फर्क है, 99% तो ये 54 की तरह है, 99%, थोड़ा सा 1% फर्क है, वो हम देख लेते हैं क्या है। 54 की तरह 54F है, लेकिन फर्क क्या है? 54 में एक रेजिडेंशियल हाउस बेचकर आपको दूसरा रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदना है। यहाँ रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई भी एसेट बेचिए, लेकिन आपको नया रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदना। ये उन लोगों के लिए है कि लोग घर खरीदे, घर को खरीदने के लिए बढ़ावा दे। तो 54F है, एग्जम्पशन है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, बट यू हैव टू परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस। जैसे सपोज आपने ज्वेलरी बेची, तो वहां पर आपको जो पैसा है, अगर आप नया घर खरीदेंगे तो उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। असेसी 54 की तरह इंडिविजुअल HF होना चाहिए, असेट हाउस के अलावा कुछ भी हो, रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कुछ भी बेचा हो। कैपिटल गेन होना चाहिए लॉन्ग टर्म, जैसे 54 में था। इन्वेस्टमेंट सेम एज 54 की तरह, 54 की तरह, 54 की तरह। तो 1 साल पहले, 2 साल बाद तक आप नया मकान खरीद सकते हैं, 3 साल बाद तक आप नया मकान खरीद सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि एक ही घर आप खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, दो नहीं। जैसे वहां पर था 2 करोड़ से कम हो तो एक बारी लाइफ में 2, यहां नहीं। और इसके अलावा assessee should not have more than one house in his name at the time of transfer of the asset beside the new house। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर ज्यादा नहीं है। अब मान लिया आपके पास पहले से 5 घर हैं, एक और खरीद रहे हो, आपको एग्जम्पशन गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का क्या फायदा? ये गवर्नमेंट कह रही है कि आपके पास जो आप मकान बना रहे हो या खरीद रहे हो, उसके अलावा आपके पास ज्यादा ज्यादा एक और घर हो सकता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। और जो नया मकान है 54 की तरह 10 करोड़ से ज्यादा की एग्जम्पशन भी आपको नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन डिफरेंट है, एग्जम्पशन की अमाउंट निकालना डिफरेंट है। इसी वजह से मैंने आपको शुरू से लेके अब तक कहा फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करिए। केवल 54F की वजह से मैंने आपको ये बोला। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका मान लिया फुल वैल्यू कंसीडरेशन 50 करोड़ है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया 40 करोड़ है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया 10 करोड़ है। तो अगर आपने न्यू इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ करी, तो 54 में तो आपको 10 करोड़ की डिडक्शन मिल जाएगी, बट आपको 54F में 10 करोड़ की ना मिल करके, क्योंकि यहां पर ये कहते हैं कि अगर आपको 10 करोड़ का पूरा छूट लेना है तो आपको 50 करोड़ इन्वेस्ट करना, मतलब जितना सेलिंग प्राइस है। तो आपने
जितना भी, इसे हम क्या कह सकते हैं, आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसका 1/5 आपको एजम्पशन मिलेगी, क्योंकि पूरा 50 करोड़ इन्वेस्ट करने पे 10 करोड़ की छूट मिलेगी। तो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर सेलिंग प्राइस का 20% है, तो अगर आपने 10 करोड़ ही इन्वेस्ट करा तो उसका 20% केवल 2 करोड़ रुपए की छूट मिलेगी आपको। और आपने पुराना ज्वेलरी बेचा था 50 करोड़ का, 40 करोड़ रुपए का उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ आया। आपने नया मकान खरीद लिया है तो 54F में आपको 2 करोड़ की छूट, क्योंकि हमने नया मकान कितने का खरीदा है, 10 करोड़। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसको आपको छूट पूरी इन्वेस्टमेंट की नहीं मिलेगी, इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो इसलिए कैपिटल गेन इनटू इन्वेस्टमेंट, ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो डिफरेंट है। Withdrawal of exemption. The house for purchase or consideration should be transferred within 3 years, just like 54. But यहाँ पर क्या है कि उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे उस ईयर में जिस ईयर में उसे ट्रांसफर करा है 3 साल से पहले। ठीक है, और वो जैसे 54 ईसी में था, जितना प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल हो गया था ऐसे ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। और similarly, if the assessee has purchased any other house within 1 year before or 2 year after the has constructed any other house within 3 years, तो वो भी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कंडीशन ये है कि आपके पास इसके अलावा एक घर से और ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बनाया आपने तो आपकी एग्जम्पशन हट जाएगी। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बिल्कुल अवेलेबल है 54 की तरह। ठीक है, however if the amount exceed 10 crore, the amount exceeding 10 crore will not be taken for the exemption. एक्सटेंशन इज सेम एज 54H, वो भी अवेलेबल है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो थोड़ा सा समझदारी वाले इसमें क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। मान लिया आपके एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 असेट्स ट्रांसफर करिए, लैंड ट्रांसफर किया है, ज्वेलरी एंड शेयर्स, और आपने एक नया घर खरीदा, 54F में आपको एग्जम्पशन मिलेगी। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको उन तीनों एग्जम्पशन में से, तीनों कैपिटल गेन में से पहले उसके बाद किससे एग्जम्पशन लेनी है, मतलब रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और नेट सेल कंसिडरेशन का रेशो क्या है, जिसमें जितना ज्यादा रेशो होगा उतना ज्यादा आपको एग्जम्पशन मिलेगी। जस्ट लाइक जैसा मान लिया आपने बोनस शेयर्स को ट्रांसफर किया, बोनस शेयर में तो कॉस्ट 0 होती है, तो 100% आपको कैपिटल गेन है जितना सेलिंग प्राइस है। तो जितना भी आप 54F बोलेंगे, मैंने तो पहले बोनस शेयर के लिए लगाया, तो 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। तो इसलिए हमें उन क्वेश्चंस में रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल नंबर 40 क्या कहता है, मिस्टर एक्स ने परचेज किया गोल्ड और इनका सेलिंग प्राइस मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू और कम हो गया है, तो हमें तो 3 लाख की लेना है। इसको इन्होंने सेल किया 35 लाख में, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए, इन्होंने एक घर खरीदा है और उनके नाम पर और कोई घर नहीं है, इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी पैसा जमा करा दिया है। मिस्टर एक्स ने इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस, और वहां पर इनकी टर्नओवर है 1 करोड़ 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 करोड़ और 5,10,000 रुपए इनके अदर एक्सपेंसेस, मीन्स 10,000 रुपीज का लॉस हो गया वहां पर। इन्होंने 2 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से 2025 को निकाले हैं और इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है हाउस का। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट अनयूटिलाइज्ड। तो अब हमें बताना है क्या होगा 24-25 एंड वेरियस ईयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 कैपिटल गेन।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इन्होंने ज्वेलरी बेची है 35 लाख में, गोल्ड बेचा है सॉरी, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 37,000, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 34,63,000। मैं इसीलिए कह रहा हूं यहां से लेस करने को। मान लिया आपने यहां लेस नहीं किया गलती से, तो पूरी उम्मीद है कि 54F की एग्जम्पशन आप गलत दे देंगे, डिवाइड बाय 35 लाख कर देंगे, जबकि आपको डिवाइड बाय 3463 करना है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमारी कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू से, तो कॉस्ट ही ले लेंगे, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो लेते हैं हम लोग। तो क्या ये 10,44,000 आ रहा है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 24,19,000। अब इन्होंने नया घर खरीदा है ना, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा भी जमा कराया। नया घर खरीदा है इन्होंने 4 लाख का, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराए 3 लाख, दोनों ही एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो 31 जुलाई से पहले पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दिया है। तो इनको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F मिलेगी। कितनी मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन या नेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तो 24,19,000 इंटू 7 लाख डिवाइड बाय 34,63,000, ये नई एग्जम्पशन मिल गई। और टैक्सेबल कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 19,30,031। ये तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और पीजीबीपी में इनको सेल्स है इनकी 1,05,00,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 crore लेस एक्सपेंसेस 5,10,000। तो लॉस आ रहा है इन्हें 10,000। अब हमने बात करी थी कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। एनी लॉस अंडर द कैपिटल हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, या हम पढ़े नहीं चुके हैं शायद, अभी नहीं पढ़ा। एक चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वहां पर ये लिखा है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। क्यों? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30%, आप उसको 20% में वाले को 30% से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और आगे लिखा है कि आप एक हेड के लॉस को दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट पीजीपीपी के लॉस को सैलरी की से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन के लॉस को तो किसी और से कर ही नहीं सकते सेट ऑफ। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां लॉस कैपिटल गेन के हेड में नहीं है, यहाँ लॉस बिजनेस के हेड में है। तो ये तो बिल्कुल सेट ऑफ हो जाएगा इससे, और हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 19,20,031 रुपए आ जाएगी। ये तो असेसमेंट ईयर 24-25 की बात हो गई। अब बात ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट जो करी थी कहां पर? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, वो 3 लाख रुपए हमने जमा कराए थे, है ना। अब 3 साल के अंदर अंदर इस पैसे का इस्तेमाल करना था हमें, है ना। लेकिन हमने 2 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं विद इन 3 इयर्स और बाकी पैसा इस्तेमाल नहीं करा। इसका मतलब 1 लाख रुपए का यूज ही नहीं करा। तो हमारा 3 साल कब खत्म होंगे? ट्रांसफर डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? 1/1/24।
है ना। तो इनके पास 3 साल का टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये है 1/1/27 तक। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 26-27 और असेसमेंट ईयर 27-28 तक का टाइम है इनके पास। ठीक है, तो इनके पास यहां तक इन्होंने यूज नहीं करा तो इस साल ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्योंकि प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जम्पशन मिली थी तो प्रोपोर्शनेटली ही टैक्सेबल होगा, पूरा नहीं होगा। तो क्या होगा, कैपिटल गेन 24,19,000 इंटू इन्वेस्टमेंट 1,00,000 यूज नहीं करी ना, अनयूज्ड अमाउंट, डिवाइड बाय 34,63,000। तो कितना अमाउंट आया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। 69,853। तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो अमाउंट यूज नहीं किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 29। मिस्टर एक्स ने गोल्ड बेचा है और वो इस अमाउंट को नए घर के लिए लगाना चाहते हैं। इनके पास एक घर ऑलरेडी है ना, तो एक घर तो और हो सकता है। इन्होंने 4 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराए हैं, तो बताना है क्या होगा। 30 अप्रैल को ही इन्होंने पैसे जमा करा दिए हैं, मतलब 31 जुलाई से पहले। तो मिस्टर एक्स के लिए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5,50,000 रुपए। कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इन्होंने खरीदा था 55,000 में, 2004-5 में, तो 2004-5 का 113 था इंडेक्स नंबर, और 1,69,381। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था हमारा 386,109 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। अब ये लिखना जरूरी है कि 54F में आपको एग्जम्पशन मिल रही है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो 3,80,619 इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 5,50,000, है ना। हाँ, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में 550 से ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा तो हम, या 550 या उससे ज्यादा, तो हम सीधा पूरा डिडक्शन दे देंगे कि इन्होंने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। तो कितना आया ये 2,76,814। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 1,03,805। ठीक है, तो इसमें लिखा है एडवाइस हिम टू फर्दर, जो एक्शन लेने हैं, तो फर्दर एक्शन क्या है कि इनको 110-23 प्लस 3 ईयर्स, मतलब बिफोर 110-26 इन्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मकान बनाना है। तो 110-25 से पहले मकान खरीदना पड़ेगा, बनाना है तो 110-26 तक मकान बनाना पड़ेगा। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा कंडीशंस, है ना। तो ये था हमारा सारे के सारे एग्जम्पशंस 54,
54B, 54D, 54EC, 54F। चलिए बात करते हैं टैक्स रेट की। कैपिटल गेन पर टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट है। सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया गया था, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल आउट हुए थे, उसके ऊपर टैक्स रेट फ्लैट है 15%। तो वहां पर 15% का एक डिस्काउंटेड टैक्स रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in international financial center service center would be taxable at a consideration rate of 15% even though उस पर STT ना दिया हो, क्योंकि वहां पर STT नहीं लगेगा। ठीक है, ये सभी SSC के लिए सेक्शन अवेलेबल है। इसमें बायबैक सेल ऑफ राइट कवर नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पर 80C से 80U की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। रिबेट मिल जाएगी 87A में। ठीक है, अगर हम 111A के अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखें तो उस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, नॉर्मल टैक्स रेट लगता है, जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है। सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑल असेट अदर देन 112A, तो उस पर नॉर्मल टैक्स रेट है 20% इंडेक्सेशन के साथ। और कुछ चीजें हैं जिस पर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट हैं या फॉरेन कंपनी है, उनको 10% का टैक्स रेट लगता है विदाउट टेकिंग बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस। लिस्टेड सिक्योरिटी इंडिया में हमने बात करी थी कि जो डिबेंचर्स हैं या जीरो कूपन बॉन्ड है उस पर इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है, मतलब वहां पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन उस पर 10% का रेट है। अगर आप चाहते हैं उस पर इंडेक्सेशन हो ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको 20% का टैक्स उस पर देना पड़ता है। और जस्ट लाइक 111A, हमें 111A पे 15% का बेनिफिट मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। लॉन्ग टर्म पर 112 में हमें 20% का फायदा मिलता है, सस्ता कम रेट है, लेकिन 111A की तरह हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, हमें रिबेट मिल जाएगा लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी। 112A हमने पढ़ा था, बहुत टाइम दिया था, और वहां पर 1 लाख रुपए तक नील है और 1 लाख से ऊपर 10% का टैक्स रेट लगता है। और एसएससी चाहे कंपनी है या नॉन कंपनी है ना। इन केस रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A shall be reduced by unexhausted basic assumption limit and the balance shall be subject to tax। ये अभी हम देख लेंगे इसका क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था, मान लिया हमारे पास पीजीपीपी है 1 लाख, मान लिया कैपिटल गेन है 4 लाख, तो टोटल कितना आ गया 5 लाख माइनस एग्जेम्प्ट। अगर हम 115BAC से बाहर जाएं तो 2.5 लाख रुपए तक फ्री होता है, तो एग्जेम्प्ट करेंगे हम कितना 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट करेंगे तो किस में से लेस कर एग्जेम्प्ट करेंगे, इसमें से एग्जेम्प्ट करेंगे या इसमें से? तो ये कह रहे हैं पहले इसमें से लेस करो। 1 लाख रुपए पीजीपीपी है ना। अब हमारे 1.5 लाख रुपए तो बच गए, तो उसे क्या बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एजम्पशन लिमिट। तो उसको फिर आप इससे ले सकते हो। ठीक है,
अब ऐसे ही अगर हम 115 BAC में है तो वहां शुरू के 3 लाख रुपए हमारे एग्जाम्प्ट है, तो उसमें भी ऐसे कर, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद में 5% नहीं पड़ेगा, इस पे तो सीधा 10% 20% ऐसा टैक्स पड़ेगा ना। डिडक्शन चैप्टर 6 से मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, तो आपको 112A या 111A में से कोई भी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। याद रखिए 87A अवेलेबल है फॉर 111A एंड 112, बट नॉट अवेलेबल फॉर 112A, क्योंकि यहाँ 1 लाख रुपए की एडिशनल छूट है शुरू के 1 लाख की, और उसके बाद भी 10% है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ सरचार्ज हम पढ़ेंगे। सर्च एनहेंस सरचार्ज ऑफ 25% एंड 37% वुड नॉट बी लिवाइड ऑन डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड 112A। ये एक एक्स्ट्रा सरचार्ज होता है 25 से 37%, वो इन पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कम लगाएंगे, अब उस पर बहुत ज्यादा सरचार्ज लगाएं, तो उन्होंने कहा उस पर नहीं लगाएं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो क्या है, वो कैसे, जो अभी अभी मैंने आपको बताया भी था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी है, इफ टोटल इनकम ऑन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF, इफ देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उस पर टैक्स 20% लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे 15 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पे 10%, and total income excluding above said income is less than the basic assumption limit, then the deficiency has to be fulfilled from these only and balance amount will be taxed. Deficiency has to be seen excluding long term capital gain, इनके अलावा आपको देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पर लिखा है कि टू कैलकुलेट डेफिशिएंसी वन हैज टू फॉलो एक बेसिक एजम्पशन लिमिट। हमारी जैसे 2.5 लाख रुपए है, इसमें से माइनस, मतलब ये कैलकुलेशन देखकर हमें लग रहा है कि क्या हो गया है, नॉर्मल तरीका मैंने आपको बता दिया, वो अभी हम देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30 की हेल्प से देखते हैं ताकि हमें समझ में आ पाए। मिस्टर एक्स 55 साल के हैं, इसका मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। इनका नागपुर में एक घर है और ये इन्होंने 2004 में खरीदा था, इन्होंने बेच दिया इस साल। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन दे रखी है 70 लाख, बेचा 55 लाख में। असेसी ने 2% सिल कंसिडरेशन ब्रोकरेज दिया। मिस्टर एक्स ने एक्वायर किया रेजिडेंशियल हाउस चेन्नई में 10 दिसंबर को 13 लाख में, और इन्होंने 10 लाख रुपए कैपिटल गेन बॉन्ड्स में खरीदे हैं RECL के। तो 54 EC की बात हो रही है और घर खरीदा है तो 54 की भी बात हो रही है ना। इन्होंने 6 जुलाई को एडिशनल फ्लोर के लिए भी पैसे जमा किया है। ये सारी बातें बता रखी। पहले एक काम करते हैं, नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि क्या होगा कैपिटल गेन, है ना। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्होंने 10/10/4 को खरीदा था, 4/11/23 को है, तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन इन्होंने बेचा है 55 लाख में, है ना। लेकिन आपने पढ़ा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, है ना। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कितने % तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ये कम है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम ले लेंगे 110%। तो 55 लाख का 110% कितना होता है, तो इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is up to 110% of 55 लाख, तो हमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन 55 लाख लेना है,
एल्स हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो वो ले लेते हैं, और वो है 70 लाख रुपए। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि 10% तक का फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो 10% से ज्यादा फर्क आ गया है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन है, 2% ऑफ 70 लाख मत ले लेना, 55 लाख, क्योंकि इन्होंने तो 55 लाख पे ही ब्रोकरेज दी होगी ना भाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मान रहा है कि हमने 55 लाख में बेचा है, लेकिन हमने तो 55 में बेचा है ना, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो अलग हो गई, लेकिन जो खर्चा है तो 55 लाख पे है। कितना? 1,10,000। तो हमारे पास नेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ जाएगी 68,90,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन्होंने खरीदा था ये 4 लाख में, इंटू 348 डिवाइड बाय 2004-5 का इंडेक्स नंबर कितना है? 113। है ना? तो कितना आ गया ये? 12,31,858। तो लेस करके आ गया 56,58,142 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो 54 में इन्हें कितनी छूट मिलने वाली है? इन्होंने एक तो घर खरीदा 13 लाख रुपए का, 2 साल के अंदर अंदर खरीद लिया है, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पहले खरीद लिया है। तो एक तो हाउस खरीदा इन्होंने 13 लाख रुपए का, और इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया है ना, 5 लाख रुपए 6 जुलाई को। तो 18 लाख रुपए तो इन्हें ये एग्जम्पशन मिल जाएगी 54 में, और 54 EC में मिलेगी। इन्होंने RECL के बॉन्ड्स खरीदे हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है। तो इनके लिए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 28 लाख माइनस करके 28,58,142। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 31। मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया है वेकेंट साइट 100 लाख रुपए की। ये 2005 में खरीदी थी, इन्होंने बॉन्ड में भी पैसा लगाया है, और इन्होंने 20 लाख रुपए फिर से लगाया है पैसा बॉन्ड में। हमें कैपिटल गेन निकालना है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये है 100 लाख, मतलब 1 करोड़, है ना, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्या एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है कुछ? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये खरीदा था 9,99,300 में, और 2005-06 में उसका इंडेक्स नंबर 117 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो कितना आ गया ये? 29,72,277। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 70,27,723 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। इन्होंने खरीदे हैं 50 लाख रुपए के
बॉन्ड RECL के 50 लाख के बॉन्ड खरीद लिए 20 मार्च को। अब 50 से ज्यादा तो छूट मिलती नहीं है, इन्होंने 20 लाख के और खरीद लिए NHAI के। इवन दो वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसको खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 70 लाख रुपए के इन्होंने खरीद लिए। इन्होंने पूछा नहीं होगा किसी से, CA से, कि मैं खरीद लूं। उन्होंने देखा कहीं और खरीद डाले, बाद में पता चलेगा कि फंस गए ये, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 50 लाख है। तो इन्होंने सोचा कि 70 लाख का कैपिटल गेन है, 70 लाख के बॉन्ड खरीद लेता हूँ, लेकिन छूट तो 50 लाख ही मिलेगी ने। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 20,27,723 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। मिस्टर एक्स ने परचेज किया है 100 शेयर्स 1000 के हिसाब से, फिर बोनस शेयर्स मिला है, फिर डिविडेंड मिला है। इन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। 1% का ब्रोकरेज भी दिया है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी दिया है ना। मार्केट वैल्यू 31 जनवरी को भी दे रखी है और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी हमें दिया हुआ है। हमें टोटल इनकम निकालनी है। इनके पास इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल शेयर्स की। ये है 100 शेयर्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/4/2005 से लेकर 1/10/23 तक है। जो ओरिजिनल शेयर्स इन्होंने बेचे हैं, ये सारे के सारे शेयर्स इन्होंने 3000 रुपए के हिसाब से खरीद बेचे हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 इंटू 3000, तो कितने के हो गए ये? 3 लाख रुपीस के, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। 1% की ब्रोकरेज है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की छूट नहीं मिलती है, तो ब्रोकरेज की मिल जाएगी। ब्रोकरेज है 3000 रुपए। ठीक है। और लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन ये जो शेयर्स हैं ये हमारे 18 से पहले हैं, तो यहाँ पर 112A लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट हुई है, तो सेक्शन 112A लगेगा। तो यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। और वो क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि है 1 लाख। और बी पार्ट में क्या था हमारा? विचर इज हायर होगा। और बी पार्ट में था हमारा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18, वो 2000 पर शेयर है। तो 2000 पर शेयर के हिसाब से हो गया 2 लाख रुपए। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 लाख, है ना, जो भी इन दोनों में से कम हो। तो वो क्या हो गया? 2 लाख। और 2 लाख और 1 लाख जो भी ज्यादा हो, तो दोनों में से ज्यादा क्या है? 2 लाख। तो हमारा 97,000 आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है ना। तो ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हमसे ये नहीं पूछा टैक्स कितना होगा, टैक्सेबल इनकम पूछिए, तो टैक्स लगाते हुए वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
अब हमें बोनस शेयर्स भी मिले हैं, तो हम बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं। बोनस शेयर्स कब मिले ना? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 दिसंबर 22 और ट्रांसफर डेट क्या है? 1 अक्टूबर 23। शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक के बदले में एक, तो 100 शेयर ही मिले थे, तो 300 के हिसाब से 3 लाख रुपए के ही होंगे, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 3000, है ना, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे गए हैं, तो इसके ऊपर 15% का टैक्स रेट लगने वाला है। ठीक है, कुछ और भी इन्होंने बेचा है क्या? बस यही दो है। तो इनका ग्रॉस टोटल इनकम इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी 3,94,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर एक्स ने एक्वायर किया है रेजिडेंशियल हाउस जनवरी में, 10 लाख का इंप्रूवमेंट किया है। इन्होंने घर बेच दिया है 75 लाख में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है। इन्होंने एक नया घर खरीदा है, तो 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी, और NHAI के बॉन्ड खरीदे हैं तो 54 EC की भी डिडक्शन मिल जाएगी। कंप्यूट द कैपिटल गेन, what would be the tax consequence in which assessment year it would be taxable if the house acquired will be sold in December 24। तो नया मकान बेच दिया तो क्या होगा? पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाए तो जनवरी 2002 से लेकर अक्टूबर 23 तक है, लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 75 लाख है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिए हुए हैं क्या हमें? नहीं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने 10 लाख रुपए में खरीदा था, इंटू 348 डिवाइड बाय 2012 मतलब 100, 34,80,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन्होंने अक्टूबर 2004 मतलब 2004-2005 में 2 लाख रुपए की इम्प्रूवमेंट करी है, उसका इंडेक्स नंबर हमें दिया हुआ 113। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया हमें 34,04,071 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। इन्होंने एक नया मकान खरीदा है 25 लाख रुपए का, है ना, और इन्होंने NHAI के बॉन्ड खरीदे हैं, है ना। कब? ट्रांसफर के 6 महीने में खरीदना था NHAI के बॉन्ड, तो अक्टूबर में सेल आउट किया, तो 6 महीने का मतलब हो गया मार्च, है ना,
अप्रैल 2024 तक खरीदने थे, इन्होंने जून में खरीदे हैं, तो इसकी ईसी की डिडक्शन तो मिलेगी नहीं। तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 25 टू 54 इन्हें 25 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी और नोट डाल देंगे कि NHAI bonds purchased after 6 months from the date of transfer will not be eligible for exemption under section 54 EC। इन्होंने भी किसी से सलाह मशवरा नहीं करा, अपने आप से खरीद लिया, या यूट्यूब से देख लिया होगा, किसी ग्रेजुएट ने वीडियो अपलोड कर दी होगी और ये बताया नहीं होगा कि भैया आपको 6 महीने के अंदर खरीदना है। इन्होंने सोचा कि 31 जुलाई तक खरीदना है, खरीद डाले और पैसे बर्बाद तो नहीं हुए लेकिन ब्लॉक हो गए। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया। अब ये जो नया घर था इन्होंने बेच दिया है दिसंबर 24 में, तो दिसंबर 24 का मतलब डीवीसी है 24-25, असेसमेंट है 25-26, 25-26। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 40 लाख रुपए में इन्होंने नया घर बेचा है, लेस पीरियड ऑफ होल्डिंग खरीदा था जनवरी 23 में, बेचा है दिसंबर 24 में, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने 25 लाख में खरीदा था और 25 लाख ही इन्हें 54 की एग्जम्पशन मिली थी, वो माइनस हो जाएगी 3 साल के अंदर अंदर बेचने पर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील और टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 40 लाख रुपए। बढ़िया, इनको टैक्स पड़ेगा, दिक्कत में आ जाएंगे, अच्छा खासा अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर एक्स को एक गिफ्ट मिला है अपने दोस्त से नवंबर 2008 में, और ये इसके दोस्त ने खरीदा था 2002 में। इन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई 9-10 में और कुछ और कंस्ट्रक्शन कराया 5 लाख रुपए का। मिस्टर एक्स ने ये बेचा है 55 लाख रुपए में। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी, पिछले क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 80 लाख रुपए, है ना, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि 75 लाख के 110% से ज्यादा नहीं थी, 82,50,000 था, तो उससे ज्यादा होती तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते। क्वेश्चन नंबर 34 में भी यही देखा जाएगा कि 55 लाख में 10% जोड़ेंगे, वो कम बैठ रहा है, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे, है ना। तो यहां पर हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर वाला भी लेना होता है, अप्रैल 2002 से देखा जाएगा, ठीक है, 23-24, तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 65 लाख लेंगे, एज 65 lakh is more than 120% of 55 lakh, ठीक है। तो 65 लाख ले लेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो इसके फ्रेंड ने खरीदा था वो 3 लाख में खरीदा था, इंटू 348/100। अप्रैल 2002, तो 100 नहीं आएगा, 23 का इंडेक्स नंबर 105, कितना आ गया 9,94,286, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट हुआ इस पर 9-10 में 15 लाख रुपए का, नौ 10 का इंडेक्स नंबर क्या था 148,
कितना आया? 35,27,027. एक और है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 11-12 में 5 लाख का 11-12 का इंडेक्स नंबर 184 Yes, sir. 9,45,652 और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 10,33,335। कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की है शायद, तो एग्जम्पशन तो मिलेगी नहीं, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इन्होंने एक स्टार्ट किया था डीलर इन प्लॉट और कन्वर्ट किए थे 8 प्लॉट स्टॉक इन ट्रेड में। इन्होंने बुक्स में लिखा था 30 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू। जून 23 में इन्होंने 8 प्लॉट बेचे हैं 70 लाख रुपए के। ये प्लॉट खरीदे गए थे 2001-2002 में 8 लाख रुपए के। 1723 को इन्होंने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है 15 लाख रुपए का। इन्होंने 10 लाख रुपए और लगाए हैं कंस्ट्रक्शन में और ये भी बेच दिया है मार्च 24 में, सेम ईयर में बेच दिया। 85,50,000 वैल्यूएशन है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एज पर द एसएससी रिक्वेस्ट असेसिंग ऑफिसर ने रेफरेंस किया वैल्यूएशन ऑफिसर को जिसने इससे भी ज्यादा वैल्यू कर दी। तो हमने पढ़ा था कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गई है और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा बताएगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेनी है हमें। 1% ब्रोकरेज है, हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड हमने सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल, है ना? ये हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर 2011-12 में प्रीवियस ईयर 10-11 मतलब असेसमेंट ईयर 11-12 में टैक्सेबल नहीं होगा, है ना? अब हम बात करते हैं इस इन्होंने असेसमेंट ईयर 2024-25 में इन्होंने बेच दिया 70 लाख रुपए में, है ना? 8 प्लॉट बेच दिए और वो तो बिजनेस इनकम होगी। हमारा ये था कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उस दिन कितनी थी? 30 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग था इसका इन्होंने खरीदा कब था? टू 2001-2 तो 2001-2 से लेकर 1 जून 2010 तो लॉन्ग टर्म था ये। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, 8 लाख रुपए में खरीदा था। अब 2010-11 का इंडेक्स नंबर क्या था? 10-11 का इंडेक्स नंबर 167. अपॉन 100, है ना? तो 13,36,000
तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 16,64,000। ठीक है। और बिजनेस इनकम पीजीबीपी, तो पीजीबीपी हमारा कितना हो गया, 70 लाख में बेचा हमने, Yes, sir. तो 70 लाख माइनस 30 लाख जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो 40 लाख रुपए हमारे लिए बिजनेस इनकम हो गई। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल। इसके अलावा इसने जो नया घर खरीदा है ना, इसने नया घर खरीदा है कब, जुलाई 2024. रेजिडेंशियल हाउस 15 लाख का खरीदा है, फिर उसने इन्वेस्ट भी किया है, फिर उसे बेच भी दिया है। तो अगर हम 54F की एग्जम्पशन लेना भी चाहें तो उसी साल बेच दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो कोई सेंस तो है नहीं, तो उसको हमने एग्जम्पशन भी नहीं दिया पहले। अब हम नया रेजिडेंशियल हाउस जो बेचा है उसकी बात कर लेते हैं। तो कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल हाउस, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसने खरीदा है 1/7/23 को और बेचा है मार्च 24 में, तो शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि 63,50,000 है, लेकिन इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85,50,000, है ना। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 120% ऑफ फुल वैल्यू कंसिडरेशन, है ना। तो ये कितना आ गया, 85,50,000 और वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, और वो कितना है 87 लाख, 40,000. विच एवर इज लेस, तो 85,50,000। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इसने कितने में खर्चा भी हुआ, ब्रोकरेज 1% है, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अब ये 1% ब्रोकरेज सेल कंसिडरेशन पर दिए है, जो इसने कहा 63 लाख, तो 1% ऑफ 63,50,000, तो कितना, 62,000. माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसने जो मकान था वो कितने में खरीदा था, 15 लाख में, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट कितने में किया, 10 लाख में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 59 लाख, 86,000. और टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ दो, 16,64,000, 40 लाख एंड 59,86,000। 1,16,50,500. क्वेश्चन नंबर 36, मिस्टर सुनील हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया है धवल से कि ये अपना हाउस बेचेंगे नवी मुंबई में, जो है 16/8/23 में 80 लाख रुपए में इन्होंने बात करी है। The sale proceed was to be paid in the following: 20% account pay check से 60% on the possession, balance on the completion or registration of the title. Mr. Dhaval was handed over the possession on 15/12/23 and registration process 14/1. The value is stamp duty value 90 lakh है on
16/8 और इन्होंने 16/8 को ही एग्रीमेंट किया है, लेकिन बाद में वो बढ़ गई है। हमने कहा था कि अगर अकाउंट पे ही चेक से सारा पेमेंट करेंगे तो ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं, तो फिर हम बाद वाला ले सकते हैं, लेना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। तो इन्होंने जो खरीदा था ये 2001 में खरीदा था, तो ये तो लॉन्ग टर्म ही हो गया। और इन्होंने जो ट्रांसफर किया है वो 16/8/23 को किया है, लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू कंसिडरेशन ये कह रहे हैं कि इन्होंने 80 लाख में बेचा है ना, लेकिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 90 लाख रुपए उस दिन जिस दिन इनका एग्रीमेंट हुआ है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही है 91,50,000 14 जनवरी को, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमने पढ़ा था ये कि अगर पेमेंट अकाउंट पे ही चेक के थ्रू हो रही है तो हम एग्रीमेंट वाले दिन ले लेंगे, अदरवाइज हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा उस दिन की हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू के 120% 110% से ज्यादा है। तो 110% 88 लाख होता है, उससे ज्यादा ही दोनों हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अकाउंट पे ही चेक के थ्रू पेमेंट करा है जो भी एग्रीमेंट के समय है, तो सारा का सारा, तो इसका मतलब कि हम लोग ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें 90 लाख रुपए फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। 90 lakh as it is more than 110% of 80 lakh, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 90 लाख हो गया। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कोई खर्चा हुआ है क्या? नहीं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये इन्होंने कितने में खरीदा था? तो 10 लाख इंटू 348 अपॉन 100, 34,80,000। इम्प्रूवमेंट भी है क्या कुछ? नहीं। 55,20,000 को नया मकान खरीदा इन्होंने। हाँ, 35 लाख रुपए का नया मकान खरीदा है। 1/4 नहीं, जैसे ही पैसा मिला मतलब खरीद लिया टाइम के अंदर अंदर, तो 35 लाख रुपए का खरीदा है। तो बेचा क्या है? घर। खरीदा क्या है? घर। तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना? 35 लाख। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,20,000। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 37। मिस्टर एक्स के पास में बहुत सारी एसेट है, लेकिन उनके पास में रेजिडेंशियल हाउस नहीं है। इन्होंने बेचा है असेट्स को और हमसे पूछा है कि टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी। शेयर्स इन्होंने खरीदे थे, नॉन लिस्टेड है, खरीदे थे बेचे हैं। और ज्वेलरी है वो खरीदी बेची है। रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है ना। फिर इन्होंने डिपॉजिट किया है, और 15/1 को इन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, डिबेंचर अनलिस्टेड हैं, मोटर कार है, और कुछ इनके पास शेयर्स थे उनके बारे में बातचीत है। हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाली है, एज्यूमिंग ही इज नॉट चोजन डिफॉल्टेड टैक्स रिजीम। इसका मतलब कि ये पुराने वाले पर जा रहे हैं।
तो बहुत सारे हैं कैपिटल गेन, और हमें ये पता है कि जो 54F है ना, वो हम उसी पर देंगे जिस पे हमें सबसे ज्यादा मिल रहा होगा। तो हम पहले कैपिटल गेन सारे निकाल लेते हैं, 54F किस पे देना वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स जो नॉन लिस्टेड है, तो 112A नहीं लगेगा। तो शेयर्स की बात करते हैं जो अनलिस्टेड है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 147 या अप्रैल 7 से लेकर 19/7/23 लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन हमने 12 लाख रुपए में बेचा है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये खरीदा था 1,30,000 में। तो अप्रैल 7/8 का इंडेक्स नंबर 3,50,698, और ये हो गया 8,49,302 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी हम डिडक्शन नहीं दे रहे हैं, एग्जम्पशन 54F की नहीं दे रहे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और हम आ रहे हैं ज्वेलरी पर। ज्वेलरी इन्होंने कब खरीदी थी? 96 में। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 1996 से लेकर 2023-24 लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 18 लाख रुपए, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो इन्होंने जो ट्रांसफर करने पे खर्चा किया है वो 30,000 किया है ना। तो नेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो गया 17,70,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये ज्वेलरी इन्होंने खरीदी थी 180 में, लेकिन 1/4/2001 को जब इन्होंने किसी से सेल करने की बात करी तो वो फेयर मार्केट वैल्यू रही होगी 3.5 लाख। तो 3,50,000 इंटू 348/100 12,18,000, और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इसके ऊपर 5,52,000। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे कैपिटल गेन की, जो है डिबेंचर्स अनलिस्टेड। अनलिस्टेड डिबेंचर इन्होंने 2019 में खरीदे थे अप्रैल में, और बेचे हैं दिसंबर 23 में। लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू कंसिडरेशन 1,40,000। अब जो हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं उन पर इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है ना। तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये खरीदे कितने में थे इन्होंने? 80,000 में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 60,000, ठीक है। नंबर 4 मोटर कार, वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, तो नोट डाल देना कि वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, इसलिए हमने उस पर कैपिटल गेन निकाला ही नहीं, है ना। नंबर 4 मोटर कार नॉट कैपिटल असेट, है ना। नंबर 5 इनके पास
दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीछे से आ रहा होगा मेरे, ये रहा। नंबर 5 है शेयर्स पीरियड ऑफ होल्डिंग 1, 11, 22 से लेकर 1, 6, 23 शॉर्ट टर्म। Yes, sir. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचा इन्होंने? 10 lakh. 10 लाख में। बहुत मोटा पैसा कमाया। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की छूट मिलती नहीं है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A हो गया ये 8 लाख। ठीक है, अब एग्जम्पशन देनी है हमें। इन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, अगर हम देखें तो इन्होंने दिसंबर 2003 में एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है 2 लाख का। He has deposited 1,60,000 in deposit account with a public sector bank under capital gain account scheme for the construction. तो 2 लाख रुपए प्लस 1 लाख 3,60,000 रुपए 54F के लिए एलिजिबल है ना। 15 जनवरी को इन्होंने NHAI के बॉन्ड खरीदे, तो NHAI के बॉन्ड है तो 54EC में 2.5 लाख रुपया। तो ये 2 छूट हैं जो इन्हें मिल सकती है। अब ये छूट कहाँ से मिलेगी? 54EC के लिए तो हमारे को बोल रखा है कि आपने क्या बेचा हो, लैंड एंड बिल्डिंग बेची हो और आपने नया बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हो। तो इनसे किसने कह दिया बॉन्ड खरीदने को? 54EC में एजम्पशन कैसे मिलेगी? क्या लैंड एंड बिल्डिंग बेची है? तो फिर बॉन्ड क्यों खरीदे भाई? तो बॉन्ड की तो एजम्पशन मिलेगी नहीं। अब रह गया केवल 54F। तो 54F मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही एलिजिबल हैं, क्योंकि 4 तो मोटर वो असेट ही नहीं है, और जो 5th है वो आपके लिए शॉर्ट टर्म है ना। तो आपको मैंने कहा था हम परसेंटेज देखेंगे, रैंकिंग करेंगे। तो यहाँ तो वैसे ही 10% का टैक्स रेट है, यहाँ कहाँ जाओगे आप, है ना। तो यहाँ देखते हैं परसेंटेज क्या है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनटू 100 करके परसेंटेज निकालते हैं। क्या आ रही है परसेंटेज बताओ? 8,49,302 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। 70.78%। अगर हम शेयर पर देखें तो हमारे को जो भी हम कहेंगे कि 54F है, हमने पैसा लगाया, हमें 70% या 71% की डिडक्शन मिल जाएगी। ज्वेलरी में देखें तो ज्वेलरी में कितना आ रहा है ये? तो ज्वेलरी में आ रहा है 5,52,000 डिवाइड बाय 17,70,000 इंटू 100। कितना आ रहा है? 31.19%। और अगर हम डिबेंचर में देखें एक बार कि अगर ये पूरा हो जाए तो कितने परसेंट है? 60,000 डिवाइड बाय 1,40,000 42.86%। तो रैंकिंग करें, रैंक करें तो फर्स्ट रैंक ये होती है, सेकंड रैंक ये होती है और थर्ड रैंक ये होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टैक्स रेट है वो 20% है या 10% है, तो इसके डबल अगर आधा भी होगा तो इसमें बेनिफिट है।
लेकिन हमारी सारी कहानी बेकार है इन दोनों को देखने के लिए, क्योंकि हमें जो 54F में छूट मिलेगी यहाँ पर पूरे 8,49,000 की, अगर हम 12 लाख इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट तो केवल 2.5 लाख करा है, तो सारा का सारा पैसा तो शेयर में खप जाएगा, तो और किसी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। तो हम एग्जम्पशन किसके लिए देंगे? शेयर्स के लिए देंगे। तो ये सारी कहानी ये समझाने के लिए थी कि ये एग्जम्पशन किस पे मिलेगी? हमें शेयर्स पे मिलेगी। तो कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं। ये सारा वर्किंग में हमने कर दिया, तो हम लिख देंगे वर्किंग में, और यहाँ पर हम लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। ठीक है, तो 54F की एग्जम्पशन हम दे देते हैं यहाँ पर, और अमाउंट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8,49,302 इंटू 2,50,000 डिवाइड बाय 12 लाख। तो कितनी एग्जम्पशन मिलेगी हमें? 1,76,938। हमारा जो पैसा है, एक मिनट, 360 है, 360 है ना पैसा, तो 250 नहीं है, सॉरी, 3,60,000। 2 लाख का घर और 1,60 और इन्वेस्ट करें, 250 तो हमने वो ईसी के लिए लगाया था, है ना, तो 3,60,000 के हिसाब से 791, तो हमारा टैक्सेबल कितना आ जाएगा? 5,94,511, है ना। तो अब हम ऐड करते हैं इन सबको, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पर 594,511, 112 सेक्शन में आएगा ये, ज्वेलरी पर 5,52,000, ये भी 112 में आएगा, है ना। अनलिस्टेड शेयर्स, देखो 4 साल में इंडेक्सेशन के साथ हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन में डबल अमाउंट तो होगी नहीं है 2019 से 23 में, तो 10% ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। ये 60,000 है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हमारा शेयर्स पर, है ना, 8 लाख 111A पे है, और इस पे 10% का टैक्स रेट है, इस पे 20% का टैक्स रेट है, इस पे 20% का टैक्स रेट है, इस पे 15% का टैक्स रेट है। टोटल करते हैं 8 लाख, तो टोटल करिए कितना आया? 20 लाख 20 लाख कितना? 6,511, ये ग्रोस टोटल इनकम हो गई हमारी। अब इसमें से हम लेस करेंगे एग्जम्पशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, वो है नहीं, तो 20,06,511 हो जाएगा, और इसे सेक्शन 288A के हिसाब से राउंड ऑफ कर देंगे, तो 20,06,510 रुपए हो जाएगा, है ना। अब इसके ऊपर हमें लगाना है टैक्स, तो शुरू के 2.5 लाख रुपए तो एग्जम्प्ट है, अब ये 2.5 लाख रुपए एग्जम्प्ट 20% में से ले लो, है ना, क्योंकि सारे के सारे यही है। हमने ये पढ़ा था ना कि अगर हमारी एग्जॉस्ट नहीं होती है लिमिट, तो हम इनमें से ले सकते हैं, तो जिस पे 20% का टैक्स लग रहा है उसमें से ले लेते हैं। तो इसका मतलब हम मान लिया इसमें से ले रहे, मतलब कहने का मतलब है कि जब टैक्स लगाएंगे तो इस पे कम अमाउंट का लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 2.5 लाख रुपए तक तो नील है, बाकी जो हमारा बचा है 20% वाला टैक्स, एक बार इसमें ये करते हैं हम, 20% वाला जो टैक्स था वो था इन दोनों पे, इन दोनों का टोटल करो, 11,46,500, और 10% वाला आ रहा है 60,000,
और 15% वाला है 8 लाख, ऐसे टोटल 20 लाख 6,510 कर दिया ना हमने, तो ये 10 हो गया है ना। अब इसमें से 2.5 लाख हमने ये एग्जम्पशन दे दी, तो ये कितना बचा 896। अब इस पे लगाओ 20%, इस पे लगाओ 10%, इस पे लगाओ 15%, ये टैक्स रेट आएगा, टैक्स अमाउंट आएगी 1,302। एक लाख 20,000, 3,05,302 प्लस 4% सेस 51 है। 4% कितना है? 212 ऐड करके 288 बी लगेगा 3,17,510। ठीक है, तो ये था पूरा कैपिटल गेन। हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इसमें तो जितनी प्रैक्टिस करी जाए उतनी कम है, और ये एक फाइनल लेवल पे जो आप कैपिटल गेन पढ़ने वाले हैं उसके मुकाबले तो ये बहुत ही जरा सा इंट्रोडक्शन था। तो खूब प्रैक्टिस करिए, स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करिए, जितनी अलग अलग बुक्स मिलती हैं वहां से प्रैक्टिस करिए, जहां से मर्जी प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपके लेवल का मैंने आपको सब कुछ करा दिया, तो आप जहां से मर्जी आप क्वेश्चंस करो, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा लास्ट है, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में हम अदर सोर्सेस पढ़ेंगे।